भैया जी, आदरणीय निदामेश जी, आदरणीय गिरीश पंकज जी, आदरणीय सुभद्रा जी, मंदाकिनी और सभी देवियों और सज्जनों, मैं हमेशा शंकर श्रीवास्तव जी से कहता हूँ कि मुझे आप मंच पे नहीं बुलाएं, क्योंकि हमारा इनका 3 पीढ़ियों का संबंध है और 3 पीढ़ियों से मिलकर सारे कार्यक्रम में उपस्थित होता है। और हमेशा बोलता हूँ, पिताजी मेरे थे, हमेशा सारे कार्यक्रम में आते थे। 3 पीढ़ियों से लगातार सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और इस बात के बाद डॉक्टर श्रीवास्तव भी बैठे हुए हैं। अभी सुभद्रा जी ने स्त्री विमर्श को लेकर कुछ बुनियादी बातें की हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उससे अलग जाकर केवल मंदाकिनी की कविता पर बात करना चाहूँगा। मंदाकिनी पे काम करने के पहले हम सब यहाँ जितने बहुत अच्छे से जानते हैं कि वे किसकी पोती हैं और किसकी बेटी है और वो खुद क्या कर रही है, और उनकी 2 कविता संग्रह पहले छप चुके हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से मौलिक साहब जी श्रीवास्तव काम करते रहे और गौर करिए कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कभी प्रमुखता नहीं दी, माधव सप्रे जी के नाम को आगे बढ़ाते रहे। उनके लेख, हमारे साथ जी के लेख माधव जी सप्रे के नाम से छपते रहे और इस तरीके से वो केवल अपने गुरु के प्रति समर्पित रहे। इसको और आगे बढ़ाइए, क्यों तभी आप मंदाकिनी कविता पर नजर डाल सकेंगे कि क्या शंकर श्रीवास्तव क्या कर रहे हैं। मैं इसे लड़ाई करता हूँ। लड़ाई ये कि आप खुद क्यों नहीं करते कुछ, आप पिताजी के नाम को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, बेटी को बढ़ाते जा रहे हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे। आप चले जाओगे फिर पूछने वाला नहीं रहेगा। आप पिताजी का सबसे अच्छा श्राद्ध कर रहे हैं, इससे बढ़िया तर्पण कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में जो शंकर श्रीवास्तव मौलवी श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, इससे अच्छा श्राद्ध कोई पुत्र अपने पिता के लिए नहीं करते। और उसी तरीके से ये बाकी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व को छुपा दिया। देखिए, मौलवी प्रसाद जी ने माधवराज जी के लिए छुपा दिया और शंकर श्रीवास्तव ने छुपा दिया। और उसके बाद आ गई मंदाकिनी आ गई। अभी मैं ये सोच रहा था कि सुभद्रा जी ने कितनी बढ़िया, कितनी जबरदस्त बात बोली है कि, और वो लेकिन वो एक सेंटेंस बहुत चाहिए, जबकि मैं उनके पूरे वक्तव्य में से उस वाक्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। और वही बात मेरे वक्तव्य का आधार है। सुभद्रा जी ने कहा, इसको गौर करना मतलब कि आपकी रचना में कहीं मुक्ति बहुत छलकते दिख रहा है, फैंटेसी है। तो मैं मानता हूं कि फैंटेसी का छत्तीसगढ़ से बड़ा निकट का संबंध है। मैंने देख लिया कि ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं वो हिंदी में फैंटेसी का आविष्कर्ता है और 19 से शुरू हुआ और उसको एक नया आयाम दिया मुख्य बोध ने। वो आयाम मंदाकिनी लेके नहीं आई। पर सुभद्रा जी, ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो हिंदी में लंबी कविताओं की परंपरा का समापन हो गया है, ये उस लंबी परंपरा को जो मुक्तिबोध की परंपरा है उसको स्थापित कर दिया। आज इतना कम समय है कि हम हाइकू से लगाकर छोटी छणिकाओं की बात करते हैं, लंबी कविता कोई बात करता नहीं। पर लंबी कविता में बात नहीं हो रही है, इसलिए सज्जा भाई कि कविता से जो चिंतन पक्ष है वो दूर हो गया। जो भारतीय काव्य मीमांसा का आधार है वह। और सबसे पहली बात इनकी कविताओं की सबसे बड़ी बात यह कि लंबी कविता कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे बाद साहित्य अकादमी के वरिष्ठ सदस्य जी गिरीश पंकज जी बोलेंगे, इसलिए एक इसको छोड़ के तो कभी अकेले इस पर मैं 1 घंटे बातचीत करूंगा केवल लंबी कविता पर, हिंदी साहित्य में लंबी कविता, और उसमें मंदाकिनी कर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे शंकर श्रीवास्तव जी, मैं बैतूल कलेक्टर था तो इनको लोग हिंदी शिक्षक के रूप में नहीं जानते थे, संगीत शिक्षक के रूप में जानते थे। अब देखिए, इसको गौर करना, मैं बड़े मजाक में नहीं कर रहा हूँ। मौलवी साहब जी श्रीवास्तव पूरी तौर पे साहित्य को समर्पित थे। श्रीमान शंकर श्रीवास्तव साहित्य के शिक्षक हो गए, प्रोफेसर थे, हेड थे हिंदी विभाग के, लेकिन पूरी तौर पे संगीत के आयोजन लगे रहते थे।
मंदाकिनी आ गई। मंदाकिनी ने गणित में एमएससी किया, संगीत में बीयूएस किया और उसके बाद चित्रकारी करती रही। अब देखिए इसको, साहित्य सुभद्रा जी, साहित्य, संगीत, चित्रकारी तीनों। अगर मैं भारतीय काव्य शास्त्र की शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो अगर उसमें ध्वन्यात्मकता है तो चित्रात्मकता भी है, लेकिन इसको इस शब्दावली को छोड़ दे क्योंकि ये शब्दावली पुरानी हो गई। मैं इसको नए शब्दों में कहना चाहूंगा। श्री शंकर श्रीवास्तव जब भी संगीत का आयोजन करते थे, पूरी जितनी उसकी परंपरा है उसके अनुसार करते थे। और आज सबसे बड़ा संकट यह है कि हिंदी प्रदेश में जो शास्त्रीय संगीत का पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें सांगीतिक परंपरा का पूरी तौर पर पालन नहीं किया जा रहा। मुझे याद है भोपाल में कार्यक्रम हो रहा था और अमजद अली खान वहां पर सरोद बजा रहे थे और एम स्वामीनाथन जो थे सबसे बड़े चित्रकार भारत के, वो खड़े हो गए पूरी भरी सभा में कि मियाँ ये क्या कर रहे हो, मियाँ ये क्या कर रहे हो, आलाप कहाँ गया, सीधा ध्रुव पे कैसे आ गए, सीधा ध्रुव पे कैसे आ गए। आलाप जब तक पूरा नहीं होगा तब तक राग की अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी। खुले मंच से वहां पे मुख्यमंत्री, गवर्नर सबके सब मौजूद थे, बड़े थे। और उन दिनों की लगातार मैं केवल शास्त्रीय संगीत पे लिख रहा था, इसी मुझे बहुत अच्छे से याद है। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि मंदाकिनी की जो कविता है ये सुर सतरंग, ये वास्तव में पूरी एक संगीत रचना है। शंकर जी गौर करिए जो बात मैं बोल रहा हूं, ये कि मंदाकिनी की जो कविता संग्रह है तो पूरी तौर पर एक सांगीतिक रचना है। अगर आप उसको देखेंगे तो आलाप से जाकर सीधा ध्रुव पे जाता है। और ओडिसी नृत्य को जब कोई जाते हैं तो ओडिसी नृत्य का जो समापन होता है वो मोक्ष से होता है। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जो समापन अंतिम चरण आता है वो मोक्ष होता है। अगर मंदाकिनी की कविता पढ़े तो उसका जो गर्भावस्था वाला मामला है वो आलाप है। जिस युवावस्था को कोट किया, मेरा वक्तव्य लिखित में छोड़ जाऊंगा, मंदाकिनी दोनों बातें मिलेंगी, जो मुक्ति बोध की बात करने गई और आपने जो बात की मेरे वक्तव्य में, लिखित वक्तव्य है कि आपकी युवावस्था में ही ध्रुव है और जो अंतिम वृद्धावस्था है तो मोक्ष है। इसलिए पूरी पूरी जो शास्त्रीयता है, इस शास्त्रीयता को आपकी कविता को पढ़ने के लिए अगर जो देखना चाहेगा शास्त्रीयता की दृष्टि से तो उसके लिए बड़ा जरूरी है। उसके बगैर आपका कविता का अध्ययन केवल नारी विमर्श के लिए हो जाएगा, जो आपसे बेहतर सुभद्रा जी करती है, आप नहीं करते। अगली बात, अभी आपने जो कविता पढ़ी उसमें कितने रंगों के शब्द आए गिनिए, गिनिए कितने शब्दों के रंग है। पूरी किताब को मैंने जगह जगह अंकित कर रखा है कि हर जगह लाल, नीला, हरा, पीला, सब जगह रंग ही रंग है। अगर फिर मैं पुरानी शब्दावली का इस्तेमाल करूं कि आपकी जो बिंब रचना है, बिंब रचना उसमें इस तरीके से, उस बिंब रचना में जो चित्र की का रेखांकन होता है वो रेखांकन है और उसको रूपाकार देने के लिए आपने से रंग भरे। और ये मेरा कहना है, मैं नहीं जानता कि आपने सायास किया है या बिना किसी प्रयास के किया है, अपने आप आया है या नहीं आता, मैं नहीं जानता। तो आपकी रचना प्रक्रिया से मैं उस तरीके से वाकिफ नहीं हूं कि ये जो रंगों की रेखाएं आई हैं, ये जो रेखाएं आई हैं जिसमें कि आप बाहरी रेखा बनाती हो वो, और जो रंग भरने के शब्द आए हैं, रंगों के शब्द आए हैं जो पूरे पूरे वो आए। इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि उसमें कहीं ना कहीं सांगीतिकता है तो उसके साथ पूरी पूरी चित्रकला है और उसका है। अगर आपके बिंबों को मुझे समझना होगा, उस बिंबों को समझने के लिए मुझे जब तक मैं उन रंगों के महत्व और रंग में निहित अर्थ, क्या रंग में निहित अर्थ को मैं नहीं समझूंगा तब तक आपकी कविता का अर्थ मैं नहीं निकाल सकूंगा। जो केवल अभिधा का अर्थ होगा, उसकी व्यंजना नहीं आ पाएगी, और जब तक व्यंजना न हो तब तक कोई भी कविता नहीं होती। अगली बात, भरतैया जी बैठे हैं। पहले जितने बड़े कवि होते थे भरतैया जी, वो अपनी बात के लिए वक्तव्य देते थे। अब हमारी तो हैसियत है नहीं कि हम कविता लिखे और वक्तव्य भी दें। मंदाकिनी में इतनी ताकत आ गई है,
कि अपनी कविता का वक्तव्य देती है। ये क्यों सोचते जैसे को देखा कर रहा आपने? कोई नहीं, ये इसके लिए ताकत चाहिए शंकर जी, इसके लिए मौली माता की ताकत चाहिए कि आप अपनी कविता के साथ अपना चिंतन भी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक युवा लेखिका, एक युवा कविता करने वाली कवयित्री अपनी बात को कहने के पहले अपना चिंतन बता रही है। उसको लग रहा है कि मैं जो बात कहना चाहती हूँ क्यों कह रहे हैं, इसको कहने के लिए ताकत चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये ताकत बताई, क्योंकि अभी जैसा सुभद्रा जी ने जितने उदाहरण बताए वो सारे उदाहरण इतने के हैं कि महिला कमजोर है, महिला कमजोर है। एक लेकिन आप क्या कहती हो? आप कहती सुनो, एक लाइन है, नारी तोड़ा आपके शब्द को, नारी जीत तो तभी जाती है जब वह जन्म लेती है। इस बात को कहने की ताकत चाहिए। नारी जीत तो तभी जाती है जब वह जन्म लेती है, अर्थात उसका जन्म लेना ही कठिन है। ये जो भ्रूण हत्या का सारा जंजाल है, और इस बात को कहने के लिए इतने सरल शब्दों में आपने इस बात को कह दी कि नारी जीत तो तभी जाती है जब वह जन्म लेती है। और ये फिर से ताकतवर है, ये वो ताकत इसलिए जहां सुभद्रा जी नारी की जिसको कहते हैं कोमलता, मृदुलता, नारी तुम तो केवल लज्जा हो, है ना, प्रसादी चीजों को वर्णित करी थे। आप उसके विरुद्ध जाकर, आप उसके विरुद्ध जाके उस नारी विमर्श से आगे बढ़कर, और मुझे इस बात की खुशी है आपने नारी विमर्श को लेकर आंदोलनकारी वक्तव्य नहीं दिया है, जो हमारी परंपरा है कि हम हर बात को एक आंदोलन के वक्तव्य के रूप में जारी करें। आपका वक्तव्य नहीं है, आपका वक्तव्य चिंतन है। और इस चिंतन में मैं इसको बार हर स्तर पे स्पष्ट कर सकता हूं कि इस चिंतन में जो काव्यात्मकता है, जहां नारी विमर्श जिसको लेकर सुभद्रा जी ने कहा कि लोग आपत्ति उठाते हैं, आपत्ति ये उठाते हैं कि उसमें अधिकांश में नारेबाजी होती है, जिसको मुहावरे उछालने वाली बात होती है, इसलिए उस पर आती। और मुझे इस बात की खुशी कि पूरा नारी विमर्श यहाँ पर मुहावरेबाजी और नारेबाजी से मुक्त है। इसमें केवल अगर एक पुरानी परिभाषा करें कि मन के उन्मिक्त विचार के रूप में सामने आया। इतनी बात मैं कहना चाहता था। दो चार छोटी बातें 3-4 शब्दों में आपको 3-4 वाक्यों में आपको होगा। तो ये कि आपका ये कहना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की 7 अवस्था ये चेतना के विकास की अवस्था है। ये चेतना के विकास की अवस्था है। और इसलिए इस चेतना के विकास की जो बात आपने की है, इस चेतना के विकास को आपको कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब 3 बातें आप मिलाने की कोशिश करती हैं, एक तरफ कविता जिसमें चिंतन शामिल है, दूसरी तरफ लयात्मकता, राग की अवधारणा पूरी अवतरित हो, राग की पूरी भावना शास्त्रीयता के आधार पर अवतरित हो, और तीसरे स्थान पर चित्रकला के जितनी भी रेखाएं और रंग है वहां पर आए, तो वहां पर आके आपके इन जो आपके सबसे सशक्त भाव हैं, उन सशक्त भावों को आप अभिव्यक्त करने में कहीं न कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों कमजोर पड़ती है? क्योंकि उसमें इकारापन आ जाता है। इकारापन, इस इकारेपन से आपको बचना होगा। आपको पूरे मन से अपनी बात कहनी होगी। इस द्वंद से आपको द्वंद यहाँ पे नजर आता है। मैं बहुत सारी नहीं करना चाहूंगा, तो इसको गौर करेंगे आप कि इस इकारेपन से आपको बचना होगा। आपका चिंतन अपनी जगह है, उस चिंतन को केवल पूरी तौर पर उस अभिव्यंजना के द्वारा जिससे कि वो आपकी सारी भावना, पूरे नारी जगत की भावना नहीं, पूरे जिसको कहते हैं सहृदय जगत की भावना बन जाए। मैं सहृदय बात कर रहा हूँ, पाठक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाठक या श्रोता की बात नहीं कर रहा, मैं उस सहृदय की बात कर रहा हूँ जो आपकी भावना के साथ जो तालमेल लगे। आपने इतनी अच्छी
कविताएं लिखी हैं। इसके लिए आपको जो विरासत में धन मिला है उसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्य थे आपने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। इसके लिए आप बहुत बधाई। निवेदन है आगे इसी तरह लिखते रहें और हम सबको समृद्ध करते रहें। शंकर जी, आपने मुझे बोलने के लिए कहा, क्या कहूँ, धन्यवाद।